मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर प्रधानाचार्य या शिक्षक अगर चाहे तो पूरा माहौल परिवर्तित कर सकता है किसी भी स्कूल का? ज़रूर। मतलब टीचर के हाथ में बहुत कुछ है। हाँ, जो प्राइवेट स्कूल होंगे वो तो बड़े परेशान हो जाते होंगे, बिकॉज क्या है, बाकी जगह तो हमने देखा कि सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, वहाँ तो उल्टा हो रहा है। एक बार स्कूल ओवर हो जाता है, उसके बाद आप कब तक पढ़ाते हैं? जनरली तो 1-1.5 घंटा सभी के साथ सहयोग से करते हैं, फिर नाइट क्लासेस की भी व्यवस्था रखते हैं। तो उसके बाद आपके स्कूल में नाइट क्लासेस भी हैं? नाइट क्लासेस भी रहती हैं। मैंने सुना कि आप अपनी सैलरी का एक बड़ा भाग संसाधनों के लिए देते हैं या कुछ टीचर्स को देते हैं जो प्राइवेटली आपने रखे हैं। जब जैसी ज़रूरत रहती है। आप सिर्फ डेडिकेशन नहीं दिखा रहे हैं, आप रिजल्ट्स भी जनरेट कर रहे हैं। मतलब 2016 में एक तो आपने स्ट्रेंथ बहुत तेज़ी से बढ़ा दी, तो 2023 में आपके स्कूल से 22 बच्चे सैनिक स्कूल के लिए चयनित हुए और 2024 में 41 के 41 बच्चे सैनिक स्कूल के लिए चयनित किए। तो ये तो एक करिश्मा है ना, ये कैसे करते हैं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। थोड़ा समय उसके लिए, उस फील्ड के लिए, विशेषकर संडे या छुट्टी के दिन की उसके क्लासेस को उसको सेपरेट। संडे भी क्लासेस देते हैं? आप सबके स्नेह आशीर्वाद से और सब गुरुजनों के साथ से भी ये सब संडे को भी क्लासेस देते हैं? जी। तो मैंने आप अविवाहित हैं, तो ये बाई चॉइस था या बिकॉज आपने कहा कि अगर विवाह हो जाएगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, इतना डेडिकेट नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि फिर आपके घर के लोग कहेंगे भाई सारा टाइम तो आप वहीं दे रहे हो, तो हमें तो टाइम ही नहीं दे रहे हो, ये सोच के किया या ये क्या बाई चॉइस था, क्या आपके मन में था? जब पेरेंट्स आपसे मिलते हैं तो वो थोड़ा सा मुझे बताइए, उनके दिल में क्या चल रहा होता है जब वो आपसे मिलते हैं? नमस्कार, देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं जिन शिक्षक से, जिन गुरुजी से आपको मिला रहा हूं, मैं समझता हूं वो इन पंक्तियों के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने समर्पण और निष्ठा से एक स्कूल की काया पलट के रख दी। एक तरफ जहां सरकारी स्कूल से बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, वहीं एक ऐसा स्कूल है जहां स्कूल में एडमिशन के लिए एक तांता लगा हुआ है लोगों का। हर माँ बाप का सपना है कि इस स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। इसके लिए सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस की व्यवस्था करनी पड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा स्कूल है उत्तराखंड में जहां गुणवत्ता की शिक्षा मिलती है, जहां के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकल रहे हैं। मैं जिस स्कूल की बात कर रहा हूं वो राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट है। और जिन गुरुजी की मैं बात कर रहा हूं, जिनके समर्पण और निष्ठा ने पूरे स्कूल को, वो कहते हैं माई स्कूल इज माई प्राइड, वो आज देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट मंच पे मौजूद हैं। ख्याली दत्त शर्मा जी, बहुत धन्यवाद। और मैं आपके लिए कहना चाहता हूं तस्मै श्री गुरुवे नमः, आप इसके हकदार हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये तो एक अजीब सी स्थिति हो गई। एक तरफ रोज हम अखबारों में सुनते हैं कि स्कूल में टीचर्स नहीं है, सरकारी स्कूल से बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, और आपके यहाँ लोग सपना सजोए बैठे हैं कि मेरे बच्चे का भी एडमिशन हो जाए। आपने ऐसा क्या कर दिया उस स्कूल में? बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी बच्चों की ओर से, अभिभावकों की ओर से और मैं अपने सहयोगी गुरुजन साथियों की ओर से देवभूमि डायलॉग का बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ऐसा मंच भी विद्यालय को मिला है और जहाँ विद्यालय के ऐसे क्वालिटी एजुकेशन पर और इस पर कुछ बात करें तो निसंदेह उसके प्रति सभी का, जैसे जो मेरे सहयोगी गुरुजन साथी हैं, उनकी लगातार की जो मेहनत है, अगर उसको ईमानदारी से, चूँकि हर टीचर जो वर्तमान में है गवर्नमेंट में, उसने तमाम टेस्ट पास किए हैं, उसने तमाम ट्रेनिंग प्राप्त की है, तो उसके बाद वह उन बच्चों के साथ काम करते हैं तो निसंदेह उसके एक सुखद परिणाम होते हैं और उसी सुखद परिणाम के कुछ अंश यहाँ तक दिखते हैं। और वास्तव में हर पेरेंट्स तो क्वालिटी एजुकेशन की डिमांड करता ही है। अगर उसको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो फिर प्राइवेट विद्यालय और अन्य विद्यालयों की ओर जाने के बजाय इस गवर्नमेंट विद्यालय की ओर अपना ध्यान। तो आपकी जर्नी, मतलब
बचपन से आपका सपना था कि आप टीचर बनेंगे और एक मॉडल खड़ा करेंगे स्कूलिंग के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। हाँ, थैंक यू सर। तो वास्तव में इसके लिए शुरुआती जो प्रेरणा थी, मेरे पूज्य पिताजी जो शिक्षक रहे हैं, तो तब से सपना था कि टीचर बनेंगे। अच्छा, टीचर बनने का ही ये सपना था। सपना था। तो टीचर बने और वास्तव में फिर बीच में जो इनिशिएटिव होते हैं या फिर जो मोटिवेशन होते हैं वो हर जगह से मिल रहे होते हैं, चाहे वो अपने सहयोगी साथी हों, चाहे वो मेरे अधिकारी वर्ग हों, चाहे सबसे ज़्यादा तो हमारे बच्चों से हमें मोटिवेशन मिलता है कि कब कहाँ क्या ज़रूरत है ना? तो उस पर काम होते रहते हैं। मैं पढ़ रहा था कि आप 2015 में प्राइमरी स्कूल शोभा खंड में थे, जी। तो वहाँ भी आपने चेंजेस लाए आप। तो मेरी जर्नी ऐसी जो गवर्नमेंट विद्यालय में है, ऐसे तो मैंने टीचिंग 2001 से स्टार्ट कर दी थी। 2001 से। जी। तो 2009 में फिर गवर्नमेंट एजुकेशन में आया और राजकीय प्राथमिक विद्यालय शोभा कुंडी वो पहला विद्यालय था। 6 वर्ष, साढ़े 6 वर्ष की कार्यकाल वहाँ भी रहा। बहुत सुखद था, ग्रामीण विद्यालय था और वहाँ छात्र संख्या केवल 37 थे। 37 से बढ़कर वो 72 तक पहुँची, क्योंकि वो बहुत दूर का विद्यालय था। और 55-60 बच्चे नवोदय और सैनिक विद्यालय एंट्रेंस को पास किए उस विद्यालय से। और हाल ही में कुछ बच्चे ऐसे सुखद परिणाम जिन्होंने नवोदय विद्यालय से पढ़ा, चूँकि माता पिता की आर्थिक कंडीशन इतनी कमज़ोर थी और उनके बच्चे कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह स्टेब्लिश हैं, तो वो बहुत खुश हैं। ये मेरे लिए और पूरे क्षेत्र के लिए एक सुखद है। तो फिर आप, मैंने देखा 2016 में आप कपकोट आ गए थे और आपको अटैचमेंट किया था ना बेसिकली कपकोट में। हाँ, 2016 में मैं अटैच रहा। उसके बाद हालांकि मैं जूनियर विद्यालय के लिए प्रमोट भी हुआ। तत्कालीन जो डीओ सर थे आदरणीय आकाश सर, जिनकी देखरेख में वो विद्यालय ने वास्तव में एक अच्छी नींव भी रखी, तो उनका आग्रह भी था, यह कहें कि आदेश भी था कि विद्यालय की देखरेख बढ़े। तो सभी साथियों की ओर से, चाहे वो आदरणीय मंजू गलिया मैम हो, हरीश ऐठन जी हो, दीपक ऐठन जी हो, विनीता मैम हो, किरण मैम हो, या और भी जो साथियों ने उस विद्यालय में लगातार विद्यालय को साथ किया, उन सब के साथ सहयोग से विद्यालय निरंतर आगे बढ़ते रहा। तो जब 2016 में आप आए तो वहाँ पर तब स्ट्रेंथ क्या थी, कितने बच्चे पढ़ते थे स्कूल में? उसमें मात्र 40 बच्चों की स्ट्रेंथ थी और वह एकाएक फिर 300 प्लस थी। और उसमें हमने नर्सरी कक्षा को भी संचालित करने का कुछ छोटा प्रयास किया था। बीच में हालांकि फिर कोविड काल के कारण उस सेशन को कुछ कम करना पड़ा और फिर क्लास 1 से 5 तक ही इतना प्रेशर है स्ट्रेंथ के मामले में, तो नर्सरी को ऑफ किया। अन्यथा वो संख्या 324 उस समय थी और वर्तमान में भी जो 282 282 की जो संख्या है, अगर पूरे प्रवेश लिए जाएँ तो ये 400-500 से ऊपर होंगे। अच्छा, मतलब 500 लोग आपके स्कूल में आना चाहते हैं, बट आपके पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जी सर, जी। मतलब अपनी क्लासेस नहीं है, वे टीचर्स हैं, फिर आपको संसाधन चाहिए, वरना वहाँ 500 बच्चे आना चाहते हैं। हाँ, मूलतः अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कहें कि क्लासरूम, जैसे 10 क्लासरूम में भी सभी मेरे विभागीय अधिकारियों के सहयोग से उपलब्ध हैं, या फिर यह कहें कि सभी के साथ सहयोग से, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों और अन्य हों, तो उन सबके साथ सहयोग से 10 क्लासरूम हैं। और चूँकि कंप्यूटर लैब भी, पुस्तकालय भी, ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी बच्चों के लिए ऐसा कुछ करना होता है। अगर कुछ क्लासरूम और बढ़ जाएँ, जैसे हमारी 2-3 साल से लगातार मांग भी है, कुछ भूमि शेष है और उसमें अगर एक साथ कोई 3 मंजिला रूम बन जाए एक साथ, तो निसंदेह फिर क्लासरूम होंगे। तो विभागीय अधिकारियों के सहयोग से, उनके संरक्षण से ज़रूर टीचर से बढ़ेंगे और इस संख्या को आसानी से पार किया जा थोड़ा सकता है। बताइए ना उस जर्नी के बारे में। जब आप आए थे 44 बच्चे थे और फिर आप उसको 282 के आसपास तक ले गए और 200-300 और ऐसे बच्चे जो आपके स्कूल में आना चाहते, ये कैसे हुआ? इस जर्नी के बारे में बताइए ना। ज़रूर, चूँकि ऐसा होता है, शुरुआती जो रही होगी कि जो भी टीचर आदरणीय शाश्वत सर के सहयोग से वहाँ पर जुड़े थे। जैसे मैं शोभा कुंड की ही बात करूँ तो जिस सेशन पर 2015 जब क्लोज हो रहा था, 16 की स्टार्ट हो रही थी, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे चाहते थे, वो कपकोट मुख्यालय से हों या बागेश्वर जनपद मुख्यालय से हों, वो शोभा कुंड पढ़ना चाह रहे थे और एकाएक आदर्श विद्यालय की स्थापना हुई 2016 में। तो अगर वही टीचर अगर वहाँ पर उपलब्ध हैं तो फिर उनको उतने दूर के विद्यालय जाने के बजाय उनको एक अच्छी सुविधा मिल रही थी, तो उन्होंने आदर्श विद्यालय कपकोट को चूज़ किया
तो छात्र संख्या बढ़ी। और इससे ज़्यादा अच्छा यह है कि जुड़े साथियों के प्रयासों से, सबके सम्मिलित प्रयासों से एक अच्छे जो पेरेंट्स की जो डिमांड थी कि क्वालिटी एजुकेशन हो, बच्चों की कुछ आदतें अच्छी बने, इस पर विद्यालय ने कुछ अच्छे काम किए। तो इसका सुखद प्रभाव यही है कि 19 मार्च को हमने इस सेशन में कोई लास्ट डेट ये रखा था प्रवेश के लिए, कोई लास्ट डेट रखी थी, जबकि 1 अप्रैल से प्रवेश शुरू होते। तो ही हमने देखा कि 212 बच्चे क्लास फर्स्ट के लिए आवेदन किए हैं। 212 बच्चे क्लास फर्स्ट के लिए आवेदन आया। तो अब यह है कि सभी चीज़ का ध्यान रखते हैं एसएमसी की ओर से कि जैसे किसी भी क्षेत्र का कोई गरीब बच्चा छूटे न, और एज के अकॉर्डिंग वो बच्चा हो, जैसे 6 वर्ष की बाध्यताएं कुछ रहती हैं क्लास फर्स्ट के प्रवेश के लिए। तो इन सब को देखते हुए अपनी कक्षा को सेटअप भी करते हैं और अवसर भी प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ जो प्राइवेट स्कूल होंगे वो तो बड़े परेशान हो जाते होंगे, बिकॉज क्या है, बाकी जगह तो हमने देखा कि सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, वहाँ तो उल्टा हो रहा है। वो भी कहीं ना कहीं यह है कि चूँकि शिक्षा एक सभी के लिए, चूँकि जिसने भी प्राइवेट विद्यालय भी अगर वो संचालित कर रहे हैं तो उनकी भी कहीं ना कहीं मंशा तो पॉजिटिव रहती है कि बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन जाए। तो कहीं ना कहीं पहले से ये है कि कुछ फीस जमा करो और विद्यालय चला लो ऐसा। तो अब उनके लिए भी एक कंपटीशन है और वो भी उसमें भाग लेते हैं, अच्छे मेथड्स को कहीं ना कहीं फॉलो करने की, अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र और उन बच्चों के ही हित कर ये तो सब। आप, मैंने सुना है, मैं आपके जब सहयोगी टीचर से बात करता हूँ, आप तो पूरी तरह से समर्पित हैं, मतलब सुबह से लेके रात तक आप स्कूल में ही रहते हैं। तो आप बताइए वो कितना समय आप लगाते हैं स्कूल में, थोड़ा बताइए इसके बारे में। रहते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों के साथ काम करना सरल तो है, और हमारे जो विशेषकर फिर प्राथमिक के बच्चे हैं जो एक अनावश्यक रूप से डिसिप्लिन के अगर कोई शब्द कहें तो ये कोई शब्द वहाँ यूज़ नहीं होता। अपने कार्य को अगर जैसे अपनत्व के आधार पर कर रहे हूँ तो अकेला मैं नहीं करता ऐसा काम। सुबह से बहुत टीचर जुड़ते हैं और फिर अपनी अपनी सामर्थ्य या फिर उनकी सहजता के अनुरूप वो समय देते हैं, है ना। इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाली मैं आदरणीय मंजू गड़िया मैम हैं, हरीश ऐठान जी हैं, दीपक ऐठान जी हैं, और यहाँ तक कि विनीता किरण मैम, इन सब का भी जो साथ सहयोग रहता है ना। तो ये तो आप स्पेसिफिक बताइए ना, आप कितना टाइम देते हैं। मुझे पता है आप बहुत, मतलब 24 घंटे में से ज़्यादातर समय आपका स्कूल पे जाता है, मुझे पता लगा। थोड़ा बताइए ना। एक तो आप बहुत सहज हैं, सरल हैं, आप सबको कह रहे हैं कि देखिए सबके सहयोग से हो रहा है, बट इंस्पिरेशन तो आप है ना सर, इंस्पिरेशन तो आप हैं। ये है कि सच्चाई ये है कि सभी का साथ है रियल, और चूँकि वो इतना सब कुछ कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने कहा है कि मोटिवेशन भी अगर मिल रहा है तो वो बच्चों से भी मिल रहा है और वो टीचर से भी मिल रहा है। जैसे युवा टीचर भी मेरे साथ होते हैं, तो वो जिस इनोवेटिव वे से अपने क्लासरूम में जाते हैं, अपनी टीचिंग को करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ कम कर रहा हूँ, है ना। तो कम से कम उसकी पूर्ति के लिए कुछ समय मुझको एक्स्ट्रा रह करके उसकी पूर्ति हो जाती होगी, है ना। नहीं, थोड़ा बताइए, आप बता नहीं रहे अभी भी, आप मुझे बताइए आप कितना एक्स्ट्रा क्लासेस कितना लेते हैं। मतलब एक बार स्कूल ओवर हो जाता है उसके बाद आप कब तक पढ़ाते हैं? जनरली तो 1-1.5 घंटा सभी के साथ सहयोग से करते हैं, फिर नाइट क्लासेस की भी व्यवस्था रखते हैं। तो उसके बाद आपके स्कूल में नाइट क्लासेस भी हैं? नाइट क्लासेस भी रहती हैं। वो किस लिए होती है? बच्चों का ही जो, जैसे ये इसका जो कंसेप्ट है, शुरुआत में जो इसकी थीम बड़ी, क्योंकि गरीब परिवार से बच्चे होते हैं, पेरेंट्स ये कहें कि उतना समय बच्चे को उस ओर नहीं देना चाहते या नहीं दे पा रहे होते, है ना, कि तो उनका होमवर्क कम से कम कंप्लीट हो जाए, मतलब जो कक्षा में कुछ गतिविधि थी वो कंप्लीट हो, वो एक्टिविटी की बातचीत को वो समझ पाए। तो इसके लिए जब आज संध्या तक, तो अंधेरे होने तक तो सब टीचर साथ करते हैं, और उसके बाद जो समय बच जाता है उस पर कहीं पर मुझे भी कुछ समय दे लेना होता है। नहीं, फिर भी आप बता नहीं रहे, आप बहुत समय देते हैं, आप बताइए ना। मैं चाहता हूँ, मतलब इस यहाँ की, मतलब भारतवर्ष को पता लगे कि उत्तराखंड के एक बहुत सुदूर इलाके में एक टीचर ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से छात्रों के भविष्य के नवनिर्माण के लिए समर्पित कर दिया। आप, मुझे पता है आप बहुत सरल व्यक्ति हैं, आप नहीं बताना चाहते, बट मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप बताएं कि आप नहीं बता रहे हैं, आप 10 से 11 बजे तक भी क्लासेस लेते हैं रात को। ये भी ठीक है,
कि बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार जहाँ पर जितनी ज़रूरत रहे, हालांकि पेरेंट्स का भी इसमें बड़ा साथ रहता है कि वो बच्चे को वहाँ छोड़ते हैं, अपने समय पर ले जाने के लिए वो हमें मदद करते हैं। तो इसलिए कहें कि अकेला ये एक का काम नहीं ना, एक स्टार्ट कर दिया ऐसा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जैसे बहुत बार हम बच्चे को ये कहें कि कॉम्पिटिटिव हो रहा है और ये सब, तो उसके साथ जो बच्चे में कोऑपरेशन की भावना बढ़े, मतलब क्लासरूम किस प्रकार की वो टीचिंग में ऐड रहे, हमारी बातचीतों में वो ऐड रहे, कि जिससे बच्चे, जैसे बहुत बार हमको देखने सुनने को मिलता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो बड़े कॉम्पिटिटिव होते हैं, बड़े एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, तो वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के द्वारा जो बहुत अच्छा पास करके आ जाते हैं, तो वो राइट्स पर तो बड़ी बात कर देते हैं, लेकिन ड्यूटीज़ को वह बहुत बार भूल रहे होते हैं। तो क्लासरूम में कुछ इस प्रकार के कोऑपरेशन की बातचीत हो, और साथ में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट सब चीज़ हैं, है ना, कि कहीं पर मैं हूँ तो जैसे विद्यालय में होते हैं तो कोई भोजन आता है, कोई प्रिंसिपल का दायित्व निभा रहा है, कोई टीचर का दायित्व, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, और यानी कि कोई छोटा बड़ा उसमें होता है। तो ये भावनाएं बच्चे में डेवलप हुई, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा समय बच्चे को मिल रहा हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसकी आदतों में या फिर जीवन काल के लिए रहेंगी। तो आप जो, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादातर सरकारी स्कूल में बच्चे होते हैं वो आर्थिक तौर पे कमज़ोर स्थिति में होते हैं, इसलिए अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं, तो उनके पीछे ज़्यादा समय लगाना पड़ता है और उनको तैयार करने के लिए ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। जी, ज़रूर। ऐसा भी नहीं कि वह आर्थिक रूप से ज़रूर कमज़ोर होता है, अगर इस प्रकार की भावनाएं भी बच्चे में वास्तव में न जनरेट हो, है ना, हमारी बातचीत में, यहाँ पर शिक्षक का ही रोल कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण होता होगा। कि जैसे ना कि हम गौतम बुद्ध जी को कहें कि एक लंबा सफ़र तय किया और उसके बाद भिक्षु बने और भिक्षु से आगे को बढ़े, और एक भिखारी जैसी स्थिति होती है, और दोनों में फिजिकली अगर बात करें तो सेम सिचुएशन रहती है, तो भावों का जो अंतर है ना, तो बच्चे में ये कहीं पर फील न होने दिया जाए कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और पढ़ाई लिखाई के लिए ये चीज़ों की कुछ ज़रूरत है ना। हाँ, उसके लिए हार्ड वर्किंग बहुत महत्वपूर्ण है ना, एक अच्छी आदतों के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपने काम को करते हैं, इस अच्छी आदतों का ये बात हो, मेरा या फिर मेरे सहयोगी साथियों का या मेरे उच्चाधिकारियों का, सबका, या फिर शासन प्रशासन का भी ये सब साथ सहयोग रहे कि वास्तव में किसी बच्चे को आर्थिक रूप से कमज़ोर है और इसलिए उसके इंटेलेक्चुअलिटी को हम कम आँक रहे हों या उसके अवसर कम हो रहे हों, ये गलत बात रहेगी। इसलिए तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप मॉडिफाइड कैसे करते हैं, मतलब आज, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत तेज़ी से बहुत ही कॉम्पिटिटिव ज़माना हो गया और काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी ने बदल दिया है, तो फिर आप तैयारी कैसे करते हैं, मतलब किस तरह से उस बच्चे को तैयार करते हैं। नेचुरली फोकस तो करना होता है, बिकॉज एक प्राइवेट स्कूल में बच्चा जो पढ़ रहा हो तो उसके सामने अवसर हम देखें और उस बच्चे के सामने अवसर देखें, उन अवसरों में भिन्नता तो है जी, तो ज़रूर उसको बांटने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहें या फिर अपने शासन प्रशासन के विशेषकर नाम लेना चाहूँगा, माँ सरस्वती की प्रतिमूर्ति के रूप में जिसमें ये विद्यालय स्थापित भी हुआ, जिलाधिकारी आदरणीय रंजना राजगुरु मैम थी, तो वास्तव में उन्होंने कहा कि मैं कोट ब्लॉक को जब भी विजिट करूंगी तो इस विद्यालय को जरूर लाएंगे, और उन्होंने उसको साकार किया। ऐसी जो तत्कालीन जनप्रतिनिधि थे, चाहे विधायक जी थे, है ना, गौरियाल जी थे, या फिर जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय अठानी जी थे, और वर्तमान में भी सुरेश गढ़िया जी, ये सब लोग हैं। तो इन सब का भी जो मिला जुला प्रयास है कि आज हम स्मार्ट क्लासेस को भी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, जहाँ पर टेक्नोलॉजी के हर क्लासरूम में कहीं ना कहीं एलईडीज़ हैं, तो टीचर्स के पास अपना मोबाइल फ़ोन होता है, उससे वो उसको कनेक्ट करके तो जो 5 मिनट 10 मिनट की टेक्नोलॉजी की से चीज़ें कक्षा को, या कहें कि अकेला टीचर की ही बातचीत इनोवेटिव न रहे, मतलब ये बात करें कि एक तरफा न रहे, केवल टीचर बोल रहा है, इसको पूर्ति करने के लिए तमाम संसाधनों को विद्यालय ने रखा है, तो उसमें वृद्धि भी होती रहेगी, आने वाले समय में वो बेहतर की ओर और बढ़ेगा। तो फिर मैंने सुना एंट्रेंस टेस्ट कब से शुरू कराना पड़ा, मतलब आपने सरकारी स्कूल में एंट्रेंस टेस्ट, बहुत चौंकाने वाली बात लगती है ना कि अरे सरकारी स्कूल में एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है एडमिशन के लिए, मैं कोई विश्वास नहीं करता। आप थोड़ा ये कहानी बताइए, क्यों करना पड़ा आपको? हाँ जी, चूँकि यही बात थी कि
सभी को हमने जैसे प्रवेश के लिए बातचीत होती थी, टीचर से बातचीत होती होगी और ऐसे, तो फरवरी में मिले ऐसा। और उसमें भी चूँकि फरवरी के जो डेज होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, सेशन क्लोज हो रहा था, तो कोई संडे का डेट दिया था, तो संडे पर जो 2-3 साल पहले की ये घटना बता रहा हूँ, तो एट ए टाइम 9 बजे 100 पेरेंट्स एक साथ पहुँचे हैं। तो अब बताएं कि किसको एडमिशन पहले दें, 40 बच्चों को प्रवेश लें। तो फिर सबके आवेदन ले लिए गए और उनसे फिर बातचीत रखी, और एक समन्वय से, जैसे मैंने पहले भी शेयर करना चाहा, कि किसी क्षेत्र का गरीब बच्चा न छूटे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फिर चूँकि बहुत लोग बड़ी आशा से लेकर के, तो उसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे को काफ़ी कुछ अवसर रखे जाते हैं। और उसके बाद फिर वही एंट्रेंस का एक आधार भी है, मतलब ये कहें कि वो एंट्रेंस बड़ा नहीं है, एंट्रेंस पास करना ऐसा नहीं है, बल्कि ना उसमें से किस प्रकार से हम 200 बच्चों में से अपनी 40 की कक्षा को उस आर्थिक आधार और सब चीज़ आधार को लेते हुए अपने एडमिशन को दे सकें। और सुकून भी उन बच्चों के साथ है जो वास्तव में गरीब परिवार से और तमाम प्रकार के जैसे न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा वो पढ़ रहा हो और अपने अवसरों को देख रहा हो, तो वो एक सुखद भी है, सब टीचर्स के लिए भी अच्छा है। मैं आपके एक सहयोगी टीचर हैं मिस्टर डंगवाल, जिन्होंने आपके साथ पहले, मैं उनसे पूछ रहा था आपके बारे में, तो वो बता रहे थे कि आपका फोकस ज़्यादा उन बच्चों पे होता है जो अभावहीन हैं या जो आर्थिक तौर पे बहुत कमज़ोर हैं, और आप ये, उन्होंने बहुत बड़ी बात साझा की, आप ये चाहते हैं कि उनके जीवन का नवनिर्माण हो ताकि इनके जीवन में कुछ बदलाव आए, हमें ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए। तो ये पिता से मन में भाव थे या समय के साथ साथ आपके मन में उपज गया कि हमें उन लोगों के लिए काम करना जो अभाव में है, और जो जो अभाव में रहता है वो जब आप निकलता है तो वो विलक्षण ही होता है फिर। जी, बुरी बात आप ही ने स्वयं कही। वास्तव में जो गरीब है ना, वह जिस चेतना से और जिन भावनाओं से जुड़ता है चीज़ों के साथ, वह अपने आप ही हमें प्रेरित करता है। हाँ, तो निसंदेह चूँकि ना जैसे एक परिवार से बच्चा आ रहा है जिसके माता पिता भी एक अच्छी स्थिति में है आर्थिक रूप से, तो उसको अगर एक चॉकलेट मिल रहा है तो उसके लिए वो नॉर्मल चीज़ है, उससे तो कोई भी रोने पर चॉकलेट ही मिलता है या फिर और भी अच्छी चीज़ मिलती है। जबकि कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, बच्चे तक ये बात कम शेयर हो, लेकिन उसको वो चीज़ें मिल रही होती है, तो वास्तव में उसका एक अलग इमोशन बनता है, एक अलग अटैचमेंट टीचर के प्रति बनता है, तो हमसे विशेष जुड़ता भी है। और उसका प्रभाव भी ये रहता है, जो जुड़ेगा चीज़ों से तो वह ज़रूर पाएगा, तो अपनी मंजिल तक पहुंचते भी हैं, और शायद वो देश निर्माण के लिए भी अच्छा योगदान करेंगे। जब भी होंगे तो अपनी ड्यूटीज़ को वो बहुत ऑनेस्टी से करेंगे, तो भविष्य के लिए जो 20-25 साल बाद कैसा भारत होगा, तो क्लासरूम ही तैयार करती है, तो वो सपने भी सुखद होंगे। लेकिन आपने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया ना उस विद्यालय में आके, आपने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि कहते ना पूरा माहौल इस तरह का बना देना, तो सारे टीचर्स को लगने लगा, बिकॉज वो आपको एक इंस्पिरेशन के तौर पे देखते हैं कि आपका डेडिकेशन देख के उन्हें लग रहा है, उन्हें खुद में मन में ये सवाल आ रहा है कि मुझे भी इतना डेडिकेट होना है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर प्रधानाचार्य या शिक्षक अगर चाहे तो पूरा माहौल परिवर्तित कर सकता है किसी भी स्कूल का? ज़रूर, मतलब टीचर के हाथ में बहुत कुछ है ना? अगर वो, क्योंकि शुरुआत वहाँ से होगी, है ना, क्योंकि टीचर अगर कुछ, क्योंकि फोकस पर, मतलब मेन पॉइंट पर तो टीचर ही है ना। टीचर काम करेंगे तो ज़रूर पेरेंट्स उसको साथ करेंगे, बच्चे तो दोस्त तो होते ही हैं, है ना, और उच्चाधिकारी ज़रूर साथ कर रहे होंगे, क्योंकि वो भी उसी सिस्टम के अंग होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छी सुखद दिशा की ओर बढ़ेंगे। तो फिर आप संसाधन कैसे अरेंज करते हैं? मैंने सुना कि आप अपनी सैलरी का एक बड़ा भाग संसाधनों के लिए देते हैं या कुछ टीचर्स को देते हैं जो प्राइवेटली आपने रखे हैं। जब जैसी ज़रूरत रहती है, पेरेंट्स बहुत साथ करते हैं, है ना, और कभी ऐसी छूट गया कोई चीज़ तो उसको न अकेला मैं कर रहा हूँ, अन्य टीचर्स भी मुझको साथ करते हैं। वास्तव में जो तन्मयता से जुड़ा है, कोई युवा साथी होते हैं, वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होते हैं, 1-8 घंटा विद्यालय को भी दे रहे होते हैं, और कुछ लोग तो सीखने के भाव से इस प्रकार से जुड़े रहते हैं कि वो अपने बच्चे की भी पढ़ाई हो और दिन भर विद्यालय को साथ हो। ऐसे गणेश कपूटी जी हैं, संजय जी हैं, नरेश जी हैं, और ये सब लोग इस प्रकार से जुड़े रहते हैं कि वो कहीं ना कहीं विद्यालय को
पूरा समय मिले और कुछ चीज़ें सीखने को बने, कुछ इनोवेटिव भी काम हो, है ना। तो यहाँ पर कहीं पर कुछ रह गया, जैसे उनकी दिनचर्या को ऐसा, चूँकि जितना वो ये सब लोग कर पा रहे होते हैं उतना सब दे पाना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ कोशिश करते हैं। तो बट आप सिर्फ डेडिकेशन नहीं दिखा रहे हैं, आप रिजल्ट्स भी जनरेट कर रहे हैं। मतलब 2016 में एक तो आपने स्ट्रेंथ बहुत तेज़ी से बढ़ा दी, तो 2023 में आपके स्कूल से 22 बच्चे सैनिक स्कूल के लिए चयनित हुए और 2024 में 41 के 41 बच्चे सैनिक स्कूल के लिए चयनित किए। नहीं, ये तो एक करिश्मा है ना, ये कैसे करते हैं? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। आप पूरी बात बता नहीं रहे, आप सबके सहयोग की बात कर रहे हैं, वो आपका बड़प्पन है, लेकिन 100% रिजल्ट देना ये कैसे मुमकिन कर पा रहे हैं आप? इसी का जो मूल राज है यही है कि जैसे क्लास फर्स्ट से जो बच्चा है या क्लास थर्ड से जो बच्चा है, चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी कहीं पर भी कोई भी बड़े एग्ज़ाम की बात करें, अगर बच्चे की एक समझदारी यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल ठीक है, वो तमाम संदर्भों के साथ चीज़ों को एप्लीकेट कर रहा है, नॉलेज से कहीं ऊपर की बात है ना। तो ये काम क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड से ही हो रहा होता है। तो कहीं ना कहीं वो टीचर्स को थैंक यू कि जो इस काम में लगे रहते हैं, है ना। सैनिक विद्यालय के एंट्रेंस को माना एग्ज़ाम बच्चा ये कर रहा है, तो उसमें डिवाइड के ही क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लेकिन उसका जो कंसेप्ट अगर क्लियर है तो तभी उसको डिवाइड का क्वेश्चन लगेगा, और जब उसका कंसेप्ट क्लियर है ना तो उसको बहुत ईजीली वो कर रहा होगा। तो निसंदेह इसमें सभी गुरुजनों का साथ है, क्योंकि वो क्लास फर्स्ट थर्ड से जो बच्चे हमारे साथ रहते हैं तो उनके साथ लगातार काम हुआ है, और कोई चीज़ पर बच्चों की इस पर विद्यालय की कभी ये धारणा नहीं रही। मैंने अपनी बातचीत में पुनः इसको फोकस करूँगा कि वास्तव में बच्चे को केवल एक टेस्ट पास करा देना, क्लास फिफ्थ में उसने सैनिक विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया, देश की किसी सैनिक विद्यालय में प्रवेश पा लिया, इतना ही तक ये उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है जितना कि वो अच्छी आदतों के साथ आगे बढ़ रहा हो, है ना। मैं इस बात को दोबारा ये कहना चाहूँगा कि वो कोऑपरेटिव नेचर का हो। जैसे हमारी टीचिंग में ये भी ध्यान रखा जाता है, जैसे एक बच्चे को कोई क्वेश्चन पहले उत्तर आ गया उसको, है ना, तो उसको ये समझदारी कि वो अपने साथियों को के साथ भी उस प्रश्न के साथ बातचीत करें, ग्रुप लर्निंग के साथ ऐसा कुछ काम करते हैं टीचर्स के द्वारा। तो कहीं ना कहीं बच्चे में ये इमोशन जाते हैं कि मुझे 5 मिनट पहले आया, मैं इतना कुछ अजीब अलग मैंने कुछ काम नहीं किया, 5 मिनट पहले मुझको आया, 5 मिनट बाद मेरे साथियों को भी आ रहा है ना। इस प्रकार की भी कुछ समझें क्लासरूम और पूरी विद्यालय के वातावरण में रहती हैं। तो आप बेसिकली आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं? हाँ, मैथ्स पर विशेष रुचि रखता हूँ वास्तव में, तो गणित में विशेष मैथ्स पढ़ाते हैं। तो जब आप नाइट क्लासेस लेते हैं गाँव में, मतलब ये तो कभी प्राइवेट स्कूल का भी कल्चर नहीं है, तो फिर आप अकेले रहते हैं, बाकी टीचर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं आपके साथ, या बाकियों को घर भी जाना होगा? तो फिर आप तो शायद वहीं रहते हैं, स्कूल में ही रहते हैं। बहुत बार स्कूल में भी रह जाना होता है, और संध्या तक सबका साथ रहता है ना। मतलब कुछ टीचर ऐसे हैं कि उनकी आदतों में है कि मोबाइल जला के ही अब वो घर जाते हैं, ऐसी स्थिति तक तो वहाँ तक साथ करना माने मैक्सिमम साथ उन्होंने किया है ना। उसके बाद कुछ ऐसे साथी जो मुझको पीटी के द्वारा मिले हैं, वो मुझको अप्रोक्ष रूप से साथ कर रहे होते हैं, है ना। क्लास टीचिंग के एक्टिविटी में भी वो भाग लेते हैं, और तो 1 आध घंटा मेरी बातचीत को भी बच्चों तक पहुँच जाता है। और मैंने तो देखता हूँ आपका फ़ोन भी बंद ही रहता है। हाँ जी, फ़ोन ज़रूर ऐसा है कि बहुत बार ये दिक्कतें भी रहती हैं, और कुछ ऑफिशियली काम होते हैं उनके लिए कुछ दूसरे नंबर को इस प्रकार से कनेक्ट किया गया होता है। और क्लासरूम में वास्तव में ये था, और तो लगता है कि फ़ोन जिसने एक बेल बजे और हमारी जो बातचीत है वो बातचीत को और उसको रिकवर करना काफ़ी कुछ देर तक के लिए, और वो अच्छा भी नहीं लगता। तो आप कह रहे हैं आपने अपने स्कूल में एक नियम तय किया है कि जब आप पढ़ा रहे हो तो फ़ोन ना उठाएं, जी, है ना, चाहे जी, एक बार पीरियड समाप्त हो गया फिर आपका जिसका फ़ोन है आप बात कर लें। इससे क्या फोकस रहता है? वास्तव जैसे बच्चे का ना एक अटेंशन है, हम विशेषकर छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं, तो उनका जितना मैंने अपने अनुभव से भी देखा है या फिर साइकोलॉजी से भी देखा है, एट ए टाइम 8 मिनट 15 मिनट का मैक्सिमम उनका एक फोकस टाइम होता है। और ठीक हम उसमें फ़ोन की बातचीत हुई और उस संदर्भ पर जो बातचीत चल रही थी, अगर वो डिस्कनेक्ट हो गई तो उसकी पूर्ति करने के लिए
नया पीरियड भी काम करेगा कि नहीं करेगा कठिन हो सकता है। इसलिए मेरे सब साथी भी इस पर अमल करते हैं। बट आप मैं देख रहा हूँ आपके पढ़ाई बच्चे सैनिक स्कूल में भी निकल रहे हैं, नवज्योति में भी निकल रहे हैं, नवोदय में भी निकल रहे हैं। तो आपका फोकस रहता है कि सबको कुछ ना कुछ टारगेट दिया जाए, बच्चों को टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई की, भाई आपको ये पढ़ाना है या आपको ये फोकस करके आगे बढ़ना है। ज़रूर वास्तव में पहले ये है कि उसके कंसेप्ट क्लियर हो, चाहे वो भाषा पढ़ रहा है तो भाषा की जो मेन स्किल्स हैं उन स्किल्स पर वो काम करे। हाँ, कहीं पर इतना ज़रूर कि कंपटीशन के लिए ऐसे कुछ पेपर बन रहे हैं तो उस पेपर का भी अध्ययन टीचर्स लोग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ बातचीत करते हैं। लेकिन 90% काम बच्चे की समझदारी पर है, उन चीज़ों पर जो कंटेंट प्राथमिक लेवल पर हैं उन कंटेंट पर उसका कंसेप्चुअल नॉलेज बल है, इस पर मेनली काम किया जाता है। कंसेप्चुअल नॉलेज होती है, इसके सुखद परिणाम है कि बच्चे किसी भी एग्ज़ाम में जिस क्षेत्र को जाना चाहते हैं वो अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। हाँ, स्पेशली अगर कहें तो कोई बच्चा अपने ये कहें कि अब अभ्यास की कमी के कारण या किसी कारण से कमी रह रही होती है या फिर ये गॉड गिफ्ट भी है कि वो खेलों में ही अच्छा कुछ कर रहा है, तो स्पोर्ट्स कॉलेज इत्यादि के लिए हम उसको कुछ अलग अवसर ज़रूर संडे इत्यादि को अच्छा, लेकर मतलब के आप कैटेगराइज कर देते हैं कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ये स्पोर्ट्स में अच्छा है, ये म्यूज़िक में अच्छा है, जी। या एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा है, तो उस पे फिर उस हिसाब से आप वर्कआउट करते हैं। थोड़ा समय उसके लिए उस फील्ड के लिए विशेषकर संडे या छुट्टी के दिन की उसकी क्लासेस को उसको सेपरेट संडे भी क्लासेस लेते हैं? आप सबके स्नेह आशीर्वाद से और सब गुरुजनों के साथ से भी ये सब मतलब किया संडे जाता को भी क्लासेस लेते क्लासेस हैं आप? रहती हैं। जी। तो मैंने आप अविवाहित हैं, तो ये बाई चॉइस था या बिकॉज आपने कहा कि अगर विवाह हो जाएगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, इतना डेडिकेट नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि फिर आपके घर के लोग कहेंगे भाई सारा टाइम तो आप वहीं दे रहे हो तो हमें तो टाइम ही नहीं दे रहे हो, ये सोच के किया या ये क्या बाई चॉइस था, क्या आपके मन में था? ये कहें कि बाय वे ये चलते रहा है ना, क्योंकि मैं टीचिंग से जुड़ा और कुछ समस्याएं भी थी, जैसे अभी बात करी कि आर्थिक रूप से कोई कमज़ोर बच्चे होते हैं, वास्तव में उनके साथ कुछ काम करने के कुछ समय बढ़ जाने से परिवार मतलब विद्यालय का समय बढ़ा तो कहीं ना कहीं घर के साथ कुछ समय घटा, है ना। तो ये बाय वे ऐसे चलते रहा कि इस मार्ग की ओर भी हम हैं। जी। और इस जो भी मार्ग आना की ओर जाने का सोचा नहीं आपने कि अपना भी परिवार हो, अपने बच्चे हों? बस सब ठीक है। जी हाँ। हाँ। तो विवाह आप मनी हट गया वो माँ, जी जी। अभी सारा बच्चे ही आपके परिवार की तरह। परिवार है। जी। एक और बात मैं जानना चाहता हूँ कि कभी कभी दूसरे स्कूल के, बिकॉज अब आपको मुझे लगता है इस प्रदेश में हर कोई जानता है, ख्याली दत्त शर्मा अब एक ब्रांड है कि उनको सबको पता है कि ये एक ऐसे टीचर है जिन्होंने कपकोट के बिल्कुल इंटीरियर एरिया में एक स्कूल को सही मायने में, सिर्फ आदर्श कहने से स्कूल आदर्श नहीं होता, आपने सही मायने में उसको आदर्श बना दिया। तो वो आपसे जानते हैं कि गुरुजी थोड़ा हमारे साथ भी अपने अनुभव साझा करिए, हम भी अपने स्कूल को बदलना चाहते हैं। ना बहुत मौके ऐसे बनते हैं। बीच में तो इस साल अच्छी पहल भी विभाग के द्वारा थी, अनुभवात्मक प्रशिक्षण। तो क्लस्टर लेवल के जो टीचर्स थे वो विद्यालय आए और उनकी एक एक बातचीत पर उन्होंने एक एक क्लासरूम को देखा और टीचर्स की टीचिंग मेथड को देखा ऐसा, और अनौपचारिक बातचीत का सेशन भी था 1-1.5 घंटे का। तो उनके जो प्रश्न थे बड़े सुखद थे, लगता था कि जो जैसे युवा जो शिक्षक हैं साथी वो कुछ बड़ा करने की इच्छा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, चाहते हैं कि चेंज हो और टीचर की भूमिका देश निर्माण में अहम है और वो बने, है ना। तो इस पर कुछ बातचीत इस सेशन में रही भी और आने वाले समय में भी, और अनौपचारिक रूप से भी चाहते हैं सभी लोग कि बेहतर हो। तो फिर जब क्वेश्चन उठते हैं सरकारी स्कूल की पूरी व्यवस्था को लेकर, शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर, टीचर्स की अनुपस्थिति को लेकर, या ज़्यादातर लोग हेडक्वार्टर से ट्रैवल करना पसंद करते हैं टाइमिंग्स को लेके, तो ख्याली दत्त शर्मा जी के मन में क्या बात आती है? सब लोग मिलकर मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज सारे शिक्षक मेरे लिए बहुत सम्मानीय हैं और सबको बहुत, क्योंकि वो टीचर हैं वही सबसे बड़ा सम्मान है। बट हम एक व्यवस्था परिवर्तन में
अपनी भूमिका किस तरह से ला सकते हैं, तो ये तब आपके मन में क्या आता है? हाँ, ज़रूर ये है कि जिसने मन से सोचा होगा कि वो टीचर बने, है ना? टेस्ट देते देते टीचर का टेस्ट पास किया होगा तो कुछ कमियां रह सकती हैं, और जिसने मन से ये सोचा है कि मैं टीचर बनूं तो वास्तव में वो अपने टीचिंग पेशे को बहुत अच्छे से करेगा, है ना? और उन बच्चों के प्रति मूल्य दृष्टि की माता पिता गुरु देवता ऐसा कुछ शब्द रहते। तो माता पिता के बाद जो बच्चे के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है वो गुरु का रोल है, टीचर्स का रोल है। तो उसकी समझ अगर रहेगी, और ये शायद तब रहेगी जब केवल कंपटीशन पास करके टीचर बन जाएंगे तो केवल अधिकारों पर बात होगी, ड्यूटीज़ पर कम होगी। अन्य फील्ड में भी ऐसा कुछ होगा, ऐसा मेरी अब तक समझ में नहीं है। तो अगर वो टीचर बन रहे हैं तो अवश्य में वो बच्चों के साथ काम होगा, है ना? और देश काल परिस्थिति के अनुसार बच्चों को क्या कुछ चाहिए उस पर कुछ काम हो रहे होंगे। और वास्तव में टीचर के लिए मतलब एक चुनौती ज़रूर है ना? और वो ये समझ ज़रूर बनी हो टीचर की, वो वास्तव में आने वाले 25 साल के बाद कैसा देश देखना है तो वो टीचर के हाथ में बहुत कुछ है ना? तो हमेशा दिमाग में ये रहता है कि हम सरकारी स्कूल में हो गए, हमारी एक परमानेंट जॉब हो गई, हमारी एक हैंडसम सैलरी हो गई, है ना? ये 3 फैक्टर, आप जिस फैक्टर की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं डेडिकेशन टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, बट यहाँ पर मैं एक भाव देखता हूँ कि सही, एक तो हमारी नौकरी कंफर्म है, दूसरा हमारी सैलरी हैंडसम है, और तो वो इस सोच को कैसे बदला जाए? बिकॉज क्या है कि आपने सही कहा कि आने वाला उत्तराखंड और आने वाला भारत कैसा बनेगा, ये आज जो टीचर्स हैं जो स्टूडेंट का नवनिर्माण कर रहे हैं उन पे निर्भर होगा। तो वो इस लाइन पे कैसे सोचें, ये डेडिकेशन उनके अंदर कैसे आए, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके अपने सुझाव हैं? वास्तव में टीचर के जो एक अंदर से ये होगा ना कि वह पेशा सबसे महत्वपूर्ण है। जिस दिन ये इस बात की समझ बन जाएगी, जिस दिन उनको ये लगेगा कि टीचर सबसे बड़ा है, तो शायद उस काम को वो कर पाएंगे, और कर भी रहे हैं। जैसा ये जो नाम आ रहा है, 1-2% कोई कमी रह सकती है, फिर वातावरण की कमी रहती है ना? मैंने कुछ लापरवाही की तो मेरी नकल दूसरे ने भी की, कहीं ना कहीं वातावरण निर्माण की भी इसमें ज़रूरत रहेगी। मैं अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय आदरणीय अवस्थी सर का नाम लेना चाहूँगा। वास्तव में जिस मनोभावों से वो टीचर्स को मोटिव से कर रहे हैं, लगातार कुछ काम कर रहे हैं, एक नया वातावरण क्रिएट करने में उनका जो साथ, और एक जो मन से काम हो रहे होते हैं ना, तो वो सब तारीफ़ काबिल है। आने वाले समय में चेंजेज होंगे, क्योंकि कुछ वातावरण पहले बना होता होगा और बीच में कहीं कुछ बिगड़ा होगा, है ना? उस वातावरण को दोबारा बनाने में कुछ समय लगेगा, और ज़रूर इसमें अच्छे परिणाम हैं। गुरुजी, मैं बहुत सामान्यतः ये मानता हूँ कि आप अपने बच्चे को कुछ दीजिए या नहीं दीजिए, अगर आपने उसको अच्छी एजुकेशन दे दी, आपने उसे अच्छी एजुकेशन दे दी, तो मुझे समझता है आपने जीवन का सबसे बड़ा निवेश कर लिया उस बच्चे के ऊपर। बट एक 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 दो परिस्थितियां हैं, एक तरफ अपॉर्चुनिटीज़ और सारी संभावनाओं से भरे प्राइवेट स्कूल्स हैं, और एक तरफ हमारे सरकारी स्कूल है। मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट हमेशा मैं देखता रहता हूँ, खबरें पढ़ते रहता हूँ। तो हम कैसा भारत निर्माण कर रहे हैं या कैसा उत्तराखंड का निर्माण कर रहे हैं? बिकॉज एक के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और एक के पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है। मैं ये भी नहीं कहता कि सरकार पैसा नहीं खर्च करी। अगर मैं बजट का देखूं, 12-13 हज़ार करोड़ रुपये सालाना बजट का, मतलब सबसे बड़ा भाग जो बजट का है वो एजुकेशन के लिए जा रहा है। बट हम उस तरह का नवनिर्माण नहीं कर पा रहे अपने स्टूडेंट्स का। तो आप जब अकेले में क्योंकि आपका मनोभाव है, आपका समर्पण है, तो आप कुछ सोचते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये बदलाव ज़रूरी है, तभी हम अपने उन बच्चों को भी उस लेवल तक लाके खड़ा कर सकते हैं? वास्तव में शिक्षा तो ज़रूरी है कि एक ही स्टेशन पर होती है ना। मतलब हमारी जो शिक्षा हो, इस पर और भी कुछ किस प्रकार से वातावरण बने, ये अकेले एक आध के बस का नहीं है। सबकी एक आम राय होगी शासन स्तर से सभी लोगों का, तो निसंदेह उस पर कुछ काम होगा, वातावरण बने और एक ही स्टेशन पर अमीर गरीब बच्चा पढ़े,
जैसे हम बहुत बार सुनते हैं कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ ऐसा कुछ काम करते हैं। इतना ज़रूर सपना है कि हमारे बच्चे खूब पढ़े लिखें, फिर अमेरिका जा कर के ग्रीन कार्ड लें, ऐसा करें। बल्कि ना ऐसा भी कुछ हो कि जापान का बच्चा भी ये चाहे कि हमारे विद्यालय इतने अच्छे हैं और यहाँ की कंपनीज इतनी अच्छी हैं, यहाँ के कुछ संस्कार इतने अच्छे हैं भारत के, वहाँ से पढ़ लिख करके वो बच्चे भी भारत आएँ। ऐसी हमारी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो, इसके लिए सबको मिलजुल करके शायद काम बट करना होगा। आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप अपने दोस्तों मित्रों से या न्यूज़ के माध्यम से कोई ऐसा मॉडल आपकी नज़र में अभी तक आया एजुकेशन का, किसी भी राज्य का हो, हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमेशा अडॉप्ट करना चाहिए, जहाँ कुछ अच्छा हो रहा है उसको हमें आत्मसात करना चाहिए, तो आपको लगता हो कि ये फला राज्य का ये मॉडल है, ये हमारे यहाँ रेप्लिकेट हो सकता है? बहुत बार थोड़ा बहुत जानने का मौका मिला ऐसे ही सोशल मीडिया जैसे केरला इत्यादि कि वो बेहतर अपनी शिक्षा के प्रति काम करते हैं, है ना। और चूँकि जैसे पहले आप की बातचीत में भी आ रहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही बच्चे का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि वो मतलब अपने इमोशन क्वेश्चन को भी बढ़ाए, PQ पर यानी परसिस्टेंट क्वेश्चन को बढ़ाए, ये सब पर भी कुछ विद्यालयों पर काम हो रहा हो, है ना। तो जिससे एक अच्छी आदतों का जो बच्चा होगा, मतलब है ना, अच्छी आदतें माने समझिए कि एक मानवता उसके भीतर हो, है ना, कोई कम छोटा ऐसा उसके भेद न हो, सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, है ना, एक दूसरे के पूरक चीज़ें हैं, इस प्रकार की समझ बनाने वाली शिक्षा हो, इस पर कुछ काम होना चाहिए, है ना। तो इस पर बहुत अकेला मतलब अगर टीचर अवेयर होंगे, है ना, जो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होता है रियली, इसमें ये सब नहीं होता ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ हमें सिखाई होती है, बस केवल इसको अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, स्टार्ट होगा, है ना, तो चीज़ें धीरे धीरे करके बदलेंगी और उसके अच्छे सुख। बट फोकस अभी भी आप देखें, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, तो इन प्रोग्रामों ने एक ट्रांसफॉर्मेशन तो लाया है एजुकेशन सेक्टर पे, बट मैं देख रहा हूँ फोकस अभी भी GER में है, मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कि भाई हमारा एनरोलमेंट रेशियो कैसे बढ़ जाए, कि हमारे यहाँ दाखिले पूरे हों। बट जो ड्रॉप आउट्स हैं, या मैं कहूँ कि जो आगे एजुकेशन किसी भी कारण से पूरी नहीं कर पाते, तो आप क्या कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारे ड्रॉप आउट्स कम हो? हमारा GER बड़ा ही अच्छी खबर है, लेकिन हमारे ड्रॉप आउट्स कम हो और हमारे बच्चे अपनी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन पूरी करें। ज़रूर इसमें पूर्ति होगी, जैसे NEP 2020 भी है जो स्किल्स पर कुछ बात करती है, तो ड्रॉप आउट कहीं ना कहीं इससे कम होंगे अगर वो स्किल एजुकेशन माध्यमिक विद्यालयों में स्टार्ट रहे, है ना। तो अपने स्किल्स के आधार पर, जैसे कहा कि वो मैथ्स में बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो इंजीनियर की ही पार्ट पर वो नहीं जाना चाह रहा है, तो उसके बाद तमाम ऑप्शन अगर होंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि उसकी शिक्षा अधूरी रही, है ना। और बात यही है कि तो हमारा एजुकेशन लैक कहाँ पर करता है? आप कह रहे हैं स्किलिंग में लैक करता है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए एक अच्छी जॉब चाहिए, और अगर जॉब नहीं भी मिली, अगर आप स्किल्ड हो तो आप अपने हुनर से अपने लिए आजीविका कमा सकते हैं। तो धीरे धीरे सभी जगह चेंज तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, है ना। तमाम अभियानों के द्वारा भी सकारात्मक पहलू रही, चाहे वो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खुलने से ड्रॉप आउट की संख्या बहुत घटी, इस प्रकार की चीज़ें, या फिर नवोदय विद्यालय इत्यादि हैं जो कुछ क्वालिटी पर कुछ काम करते हैं, हिमज्योति विद्यालय ऐसे, तो ये सब शासन के ही प्रयास हैं, है ना। तो हाँ, इनकी संख्या कुछ बढ़े, इन पर कुछ और अच्छे जैसे ब्लॉक लेवल पर भी ऐसा कुछ चीज़ें हों, है ना, जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, और सभी चीज़ें जैसे हम स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं या फिर कौशलपूर्ण शिक्षा पर बातचीत कर रहे हैं, तो उसके वास्तव में प्रैक्टिकली क्लासरूम में या फिर विद्यालय के पास अवसर हों, वो बढ़े। अब जैसे दिल्ली की सरकार है, वो अपने एजुकेशन का बहुत प्रचार प्रसार करती है और रिजल्ट भी हैं। भाई अगर इंजीनियरिंग में आप देख लीजिए, नीट में आप देख लीजिए, IIT में आप देख लीजिए, उनके बच्चे निकल रहे हैं। लेकिन हमारे स्टेट में ऐसा इन्वायरमेंट नहीं बन पाता कि हम भी कहें कि साहब हमारे इतने बच्चे नीट में निकले हैं, इतने बच्चे IITian बने हैं, इतने बच्चे फला जगह पे निकले हैं। उस इन्वायरमेंट को हम कैसे अपने स्टेट पे लाएं?
ज़रूर जी। हाँ, तो इस पर यह है कि पॉलिटिक्स में भी एजुकेशन हो, मतलब उनका भी एक मुख्य एजेंडा हो कि शिक्षा ही चेंज कर सकती है मेरे समाज की, है ना? जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, तो अवश्य में उसमें कुछ और सकारात्मक प्रभाव रहेगा। अब मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, अगर ख्याली दत्त शर्मा जी को एक एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी सौंप दी जाए, ऐसे 5 क्या काम हैं जो आप अपने अनुभव से करना चाहेंगे? हाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि शिक्षा ही पहला उपक्रम है ना? कि मैं एज अगर एजुकेशन मिनिस्टर की बात करूँ, तो निसंदेह अ, जो सरकार का बजट है, उस बजट का अधिक से अधिक उपयोग स्किल कौशलों पर विकास के लिए हो और वो ईमानदारी से हो रहा हो, विद्यालय ऐसे कुछ काम कर रहे हो। हमारे जो विद्यालय हों, जैसे अभी बात आई कि कुछ विद्यालय बहुत अच्छे, कुछ ऐसे हैं, तो हमारा भी नर्सरी क्लास फर्स्ट का बच्चा लिफ्ट से अपने क्लासरूम को चले, है ना? तो ऐसे भी कुछ हमारे बच्चों के पास अवसर होंगे, ताकि एक ये भी रहता है ना कि बच्चों में मैं एक अभाव में हूँ, पता नहीं किसी बच्चे में ऐसा न रहे। हम सब पे एक सामूहिक, हर एक भारतवासी की एक जिम्मेदारी है कि कोई बच्चा मैं इस अभाव में रह गया, इस कारण मैं कुछ नहीं करा, तो ऐसी सिचुएशन को कम से कम उसके एजुकेशन लाइफ में काफ़ी कुछ दिखाना सुनाना शिक्षा व्यवस्था के तौर पर रहना चाहिए। तो शिक्षा बदलेगी चीज़ों को, ये भाव रहे सभी का, है ना? एज बहुत संक्षेप में स- संतोष मिलता है आपको पूरा, मतलब बढ़िया नींद आती है कि रात को, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सही मायने में भविष्य का नवनिर्माण कर रहे हैं। तो वास्तव में ये सुखद है, बहुत सुंदर कि बच्चों को पढ़ा करके वास्तव में ना कि जो ईमानदारी से पहले तो हर कोई काम में शायद ऐसा होता होगा, और अपने काम को बहुत ऑनेस्टी से, और एक बच्चा जो पहले कुछ ना समझी दिखा रहा था और शाम तक वो उस चीज़ को बढ़िया ठीक अडॉप्ट कर रहा है ना? या कुछ दिनों पहले जैसे कहें कि आदत तो ऐसी नहीं होती, फिर भी कहीं पर कुछ ऐसा कर रहा है और उसमें सुधार ला रहा है, तो ये सुकून मिलता है। तो और एक ना ये टीचर्स की, मतलब टीचर का फोकस होना चाहिए बच्चे को पढ़ाना, बट हम देखते हैं उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती हैं। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि भाई टीचर का काम है पढ़ाना, और उनको सिर्फ पढ़ाने के लिए, उनको वो रिस्पॉन्सिबल हैं सिर्फ पढ़ाने के लिए, बाकी आपके जितने भी काम हैं, सर्वेज हैं या बाकी चीज़ें हैं, उनके लिए आप दूसरी मशीनरी का इस्तेमाल करिए। ये भी ज़रूरी है, और हालांकि ये बहुत समय तो नहीं लेती, फिर भी लेती हैं। जहाँ जितना समय मुझे अपने क्लासरूम के लिए चिंतन मनन करना चाहिए था, मुझे भी कुछ करना चाहिए था, और वो इलेक्शन ड्यूटी में ही व्यस्त रह गए, ऐसा कुछ तो ये कुछ कम हूँ निसंदेह, है ना? तो आप, आपको कैसे याद रखें, मतलब कोई कोई ऐसे स्टूडेंट जो आपके पास वापस आया हो, अपना चाहे वो एनडीए कैडेट बन के आया हो, कोई ऐसा ऐसा कोई वाकया है आपके साथ कि गुरुजी ऐसे अभी मैंने आपसे वहाँ पढ़ा था और आज मैं यहाँ पर हूँ? अभी जो मेरी यहाँ की गवर्नमेंट में जो सेवा हुई है, ये बच्चे कर रहे हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई के चरणों पर है। जैसे अच्छा लगता है कि मेरे विद्यालय का बच्चा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में अपनी फर्स्ट सेकंड रैंकिंग पर रहता है, अभी वो पढ़ाई कर रहा है, 12th में है। तो ये भी एक सुखद है। एक इस भी अच्छा एग्जाम्पल कि निधि टंगनिया करके कोई बालिका है, जिसने अपने पिता को देखा तक नहीं, है ना? तो ऐसे बच्चे हैं, और उसने पूरे उत्तर भारत से अपना सिलेक्शन पुणे के विद्यालय के लिए किया, तो वो आकर मिलते हैं तो बहुत सुकून तो मिलता है ना? और कुछ बच्चों ने जैसे वो आर्थिक रूप से कुछ कमज़ोर थे, तो उन्होंने अपने छोटे रोज़गार को स्टार्ट किया है, और साथ में अपनी तैयारी में भी कुछ लगे हैं। आने वाले दिनों में वो बेहतर करते रहेंगे, और इससे भी और अच्छे सुखद यही परिणाम मिलेंगे, ऐसी मुझे आशा है कि जो कोऑपरेशन पर जो बच्चे काम करना जान रहे होते हैं, और वो वास्तव में उनके जीवन भर तक के लिए वो पहुंच जाए। जो बीच का मार्ग ऐसा भी बहुत बार रहता है कि वो माध्यमिक शिक्षा में कुछ अलग विद्यालयों को हैं, उसी फ्रेंड सर्कल में रहेंगे कि नहीं, ऐसा ना। तो अगर वहाँ तक पहुँचेंगे तो निसंदेह आने एक जो लार्जर चैलेंज है गुरुजी, वो ये है कि हम अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव कैसे बनाएं, यानी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चे प्रतियोगी कैसे बने, जीवन के किसी भी मंच पे वो खड़े हो जाएं, उनके अंदर वो आत्मविश्वास दिखे और उन्हें लगे कि मैं देवभूमि उत्तराखंड के उस फला सरकारी स्कूल से आता हूँ और मैं इस मंच पे अपनी बात कह रहा हूँ।
वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ये शिक्षा से आएगा। रोज़ की जो छोटी छोटी क्लासेस होती हैं, है ना, जैसे उन्होंने जैसे मैं समझता हूँ कि ये छोटे बच्चे जो अपना एग्ज़ाम देते हैं, सैनिक स्कूल का ही जो NTA एग्ज़ाम देती है, उनके लिए समझिए वो UPSC रैंक का है। अगर इसी तर्ज से अगर वो बच्चा लगातार मेहनत करेगा तो 12th पास करते उसने IIT क्वालिफाई करना चाहिए। ग्रेजुएशन करते उसने IAS की एग्ज़ाम को, अगर वो बच्चे प्रत्यक्ष मुझे बीच में मिलते भी हैं, गुरुजी मतलब 5th में जो पढ़ाई करते थे, अगर 8th में भी ये पढ़ाई कर रहे होते तो हम तो अब तक ये कर गए होते। तो कहीं ना तो कहीं आपको हाँ, लग रहा है कि हमें थोड़ा-सा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल पे कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे, जहाँ केवल हम छात्रों को, वो किसी भी सेक्टर में जाना चाहता हो, उसको उस हिसाब से उसकी तैयारी कराएँ। बिकॉज़ कई बहुत अच्छे छात्र हैं, जो जिनके पास जो सिर्फ़ एक अवसर की तलाश में रहते हैं, तो हमें वो अवसर उनको देने चाहिए। ज़रूर जी। जब तक हाँ, अवसर जब तक होंगे, और जहाँ तक ये कहें कि बच्चे को अवसर, ये हुआ ना, एक तो अवसर हमें देने हैं, एक ये कि अवसरों के लिए भी मतलब हमारे द्वारा प्रोवाइड किए होंगे तभी वो बच्चे तक नज़र में रहेंगे। जैसे ना कहते हैं कि बच्चा एम उसी को बना रहा होता है जिन जिन चीज़ों को वो देख पा रहा होगा, है ना। तो अपने एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें अच्छा, चल रही। एक और बात गुरुजी, आपको लगता है कि जैसे मान लीजिए हमारी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो एक सामान्य सा मतदाता ये सवाल पूछे, मैं आपको वोट क्यों दूं? आप उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए क्या लाएंगे, या मेरे बच्चे को कैसी शिक्षा मिलेगी? ये एक आधार स्तंभ होना चाहिए, ये हमारी सोच के अंदर होना चाहिए कि भाई, मैं जिस सरकार को चुनने जा रहा हूँ, वो उत्तराखंड के एजुकेशन सेक्टर को कैसे रिफॉर्म करने जा रही है। इस पे तो कभी कोई चर्चा ही नहीं होती, बट आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये एक बड़ा फैक्टर रहना चाहिए? क्योंकि पलायन होने का पहाड़ से सबसे बड़ा एक कारण है वहाँ पर अच्छी शिक्षा व्यवस्था का ना हो पाना। मतलब माँ बाप चाहते हैं हम मजदूरी कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। तो आपको लगता है कि एक मतदाता के रूप में भी हमें इतना जिज्ञासु रहना चाहिए कि भाई, हम इनसे सवाल करें कि आप मेरे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव के लिए आप क्या सोचते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात आपने रखी, शासन तभी ईश्वर अपने पहल रखेगा उनके मैन्युफैक्चर में, अगर वो चीज़ पहले बिंदु पर होगी, है ना। और ये तभी होगी जब जनता से ही आवाज़ आएगी। मैं अपने PTM में भी इस बात को अपने पेरेंट्स को रखता हूँ कि जैसे छोटी मोटी चीज़ों के अपने नॉलेज या अपने रास्ते के या नहर में पानी की बात तो आप रखते हैं, तो शिक्षा पर कितनी बातचीत आपने अपने जनप्रतिनिधि के सामने रखते हो। तो वास्तव में अगर इस प्रकार की स्टार्टअप रहे एक और आने वाले समय में कुछ रहेगा भी, है ना, ऐसा कुछ बात कर सकते हैं। तो हमारे पास, मैं जानता हूँ आपको जाना भी है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि जब पेरेंट्स आपसे मिलते हैं, तो वो थोड़ा-सा मुझे बताइए, उनके उनके दिल में क्या चल रहा होता है जब वो आपसे मिलते हैं? पेरेंट्स का ठीक है, वो बहुत कोऑपरेटिव होता है क्योंकि वो अपने जीवन का सबसे, जैसे अभी आप ही के शब्दों से मिला कि वो मैं कुछ भी कर लूँगा, पत्थर तोड़ लूँगा, कुछ भी कर लूँ, मज़दूरी कर लूँगा, लेकिन बच्चे को ये क्वालिटी एजुकेशन मिले, उसकी एक अच्छी आदतें हों। हर एक व्यक्ति, हर एक पेरेंट्स ऐसा चाह रहा होता है। तो अच्छे मुलाकात होती है, अच्छी मुलाकात होती है, माने कि आत्मीयता से वो जुड़ते हैं। हाँ, कहीं पर इतना ज़रूर आने वाले समय में इसकी पूर्ति रहेगी कि किसी को प्रवेश नहीं मिल पाया तो वो बेचारा था दुखी भी रहते हैं, ये सब भी रहता है ना। तो जहाँ तक ये है कि पेरेंट्स का तो यही है ना कि वो जो सबसे महत्वपूर्ण निधि है उस पर काम हो रहा है ना। बच्चा सेव है, वो एक अच्छी आदतों के साथ कुछ काम कर रहा है ना। वो क्वालिटी के बारे में न भी जानते हों तो चूँकि वो विद्यालय पर ज़्यादा ये कहें कि निर्भर रहते हैं, है ना, तो वो उनकी इस बात की पूर्ति करता हो तो वो सब ओर से बराबर मिलते हैं। गुरुजी, मैं आपकी सरलता को, आपकी सहजता को, आपकी निष्ठा को, आपके समर्पण को बहुत प्रणाम करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारे माता-पिता ने हमें अच्छी शिक्षा नहीं दिलाई होती, तो शायद हम भी जब देश दुनिया के मंच पे जाके जो इतना आत्मविश्वास के साथ बोल पाते, वो हम बोल पाते। और मैं चाहता हूँ हर बच्चे के अंदर ये खूबी हो। और जब तक आप जैसे टीचर हैं ना इस प्रदेश में, मुझे लगता है कि एजुकेशन सेक्टर बहुत नयापन देखेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने देश के लोगों से
कि एक बार आप कपकोट के आदर्श विद्यालय में आइए और आप दुनिया भर के देशों में जाते हैं एजुकेशन सिस्टम को देखने के लिए, इनोवेशंस को देखने के लिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखने के लिए। आप देवभूमि उत्तराखंड के कपकोट में आइए और हमारे ख्याली दत्त शर्मा गुरुजी प्रधानाध्यापक जी से मिलिए। उन्होंने किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया है, पूरा मैं कहूँगा पूरा इन्वायरमेंट चेंज कर दिया है वहाँ पर, उसको ज़रूर देखें। और हमारी सरकार को भी आज देखिए बड़े बड़े प्रदेश अपने स्कूल के मॉडल को इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हमें भी जो अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छे प्रैक्टिसेस हैं, उनको देश दुनिया को बताना चाहिए। हम क्यों कहते हैं कि साहब हमें दूसरे देशों में जाके सीखना चाहिए? अरे हम ये कहें ना इस आत्मविश्वास के साथ, आप चलिए कपकोट, मैं आपको एक सरकारी स्कूल दिखाता हूँ। इस स्कूल ने अपने आप में एक मॉडल बन के दिखाया है और ये हमारे बाकी स्कूलों के लिए इंस्पिरेशन है। तो मैं समझता हूँ वो समय आप लेके आए हैं, आपने ये मौका उत्तराखंड के लोगों को दिया है, उत्तराखंड की सरकार को दिया है। और जो आपने कहा कि वहाँ नए क्लासरूम बनने चाहिए, बिकॉज आपका स्कूल एक मॉडल है, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ और सभी शिक्षकों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके हाथों में उत्तराखंड का नवनिर्माण है, भारत का नवनिर्माण है, उसे पूरी ताकत और पूरी क्षमता, पूरी निष्ठा से पढ़ाइए। क्योंकि उत्तराखंड का हर एक बच्चा जब निकले ना उत्तराखंड से, उसके अंदर देवभूमि का आत्मविश्वास हो, यहाँ के देवताओं का आशीर्वाद तो है, लेकिन वो आत्मविश्वास भी, और वो केवल शिक्षा से आएगा। मैं बहुत धन्यवाद करूँगा, आपने समय दिया और मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप देवभूमि डायलॉग के मंच पे आए। हमारी पुस्तकों में जितनी भी बातें कही जाती हैं ना, उनको सिर्फ किताबी ज्ञान तक नहीं सोचना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया न चौरहार्यम न चौराजहार्यम न भातृभाज्यम न चौभारकारी वये कृते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। अगर ये धन आपने अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को दे दिया ना, फिर आपको कोई और निवेश करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं सोने में नहीं, कहीं बिल्डिंग में नहीं, कहीं कुछ में नहीं। आप शिक्षा में निवेश करिए, क्योंकि इसका जो रिटर्न है ना वो कई गुना ज़्यादा आता है, जिसका कोई मोल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। और मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा जनता जनार्दन से, जो हमारे ऐसे शिक्षक हैं उनका समाज में इस कदर सम्मान होना चाहिए कि दूसरे शिक्षकों के मन में भी ये भाव आए कि इन्होंने अपनी निष्ठा, अपने कर्तव्य पारायणता से ये स्थान पाया है। अगर हम भी ऐसा काम करेंगे तो हो सकता है कल हमारे लिए भी अवसर आए, और ये अवसर हम ला सकते हैं सब लोग मिलकर, क्योंकि उत्तराखंड को आगे ले जाना है, ये हम सबका लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।